Good morning, students. Today we will discuss about Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's law and Avogadro's law. तो वैसे तो बेटा ये सिलेबस में मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये करना ज़रूरी है बिकॉज दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ए टेम्परेचर. मीन्स हमने डिस्कस किया था व्हाट शुड बी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल. अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा लॉज ऑफ गैसेस. तो पहली लॉ हम डिस्कस कर रहे हैं बॉयल्स लॉ. तो बॉयल्स लॉ के बारे में डिस्कस करने के लिए भी हम यूज़ करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस. एज अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस P is equal to 1 upon 3 m upon v c square. अब बेटा P v is equal to 1 upon 3 m c square. My dear, ये सारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा. 1 upon 3 भी कांस्टेंट होगा और m भी कांस्टेंट है. m तो मास बेटा कांस्टेंट ही होते हैं. तो फिर this implies that PV is directly proportional to C square. As we know that C square is directly proportional to temperature. ये पिछले वीडियो में हमने प्रूफ किया था ना बेटा कि C square किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के. तो इन दोनों में देखिएगा PV तो प्रोपोर्शनल है C square के और C square प्रोपोर्शनल है T के. इसका मतलब दिस implies that PV is directly proportional to temperature. और देखिएगा यहाँ लिख देते हैं और PV इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट किया. जस्ट नॉर्मल कांस्टेंट है ये K. अब देखिएगा यदि मैंने बोला इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है ही है, तो PV टोटल क्या होगा? कांस्टेंट होगा. कोई और कांस्टेंट है ये. P इज इक्वल टू C अपॉन V होगा. मीन्स P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर की वैल्यू कम होगी. ये तो आप बड़े आसानी से भी देख सकते हैं नॉर्मली. जैसे कि हमारे पास ये छोटा सिलेंडर है, मान लो वो हमारा 3 kg वाला, और उसमें गैस सिर्फ आधा किलो ही है. अब वो गैस हमने 16 जो लीटर है उस बड़े सिलेंडर में डाल दी, जिसमें 16 kg वगैरह जो गैस आती होगी बड़े सिलेंडर में. तो अब वो आधा किलो गैस पूरे सिलेंडर में, बड़े सिलेंडर में फैल जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएंगे पर सेकंड? कम हो जाएंगे. फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो प्रेशर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इसका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो इसको हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं. इसको हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं. ये मान लो अपना प्रेशर है, ये वॉल्यूम है. प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी. दिस वन इज PV डायग्राम. या ऐसे भी ले लो चाहे आप इसको. ये हमारा P है, ये हमारा V है. V बढ़ेगा P कम हो जाएगा, V बढ़ेगा P की वैल्यू कम हो जाएगी. V कम करेंगे P की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी. तो दिस वन इज PV डायग्राम. और ये हमारी बॉयल्स लॉ. इसके बाद फिर है चार्ल्स लॉ. तो चार्ल्स लॉ भी यहीं से हो जाएगी, वो भी 2 ही मिनट में ओवर. देखिएगा चार्ल्स लॉ के लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं, वही बातें रिपीट करनी है. P हमारा 1 अपॉन 3 m अपॉन V C स्क्वायर होता है. तो V किसके इक्वल होगा? m अपॉन 3
P इंटू सी स्क्वेयर। यदि P हमारा कांस्टेंट है, हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, अब जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है आइसोबारिक प्रोसेस होती है, वो जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो एक ऐसे प्रोसेस जिसमें प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट हो, वो प्रोसेस यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है। तो P हमारा कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो V किस पे डिपेंड करेगा? C स्क्वेयर। C दैट इज रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। एज C स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो हमने पहले डिस्कस किया है बेटा। तो V तो प्रोपोर्शनल है C स्क्वेयर के, और C स्क्वेयर प्रोपोर्शनल है T के। इसका मतलब V किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। मीन्स जो जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हीट एनर्जी हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन बढ़ेगा, तो गैसियस मॉलिक्यूल दूर तक फैलते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा। दिस वन इज चार्ल्स लॉ। फिर आती है गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ दैट इज क्वाइट सिंपल, जस्ट लाइक चार्ल्स लॉ और से बॉयल्स लॉ। वो भी यहीं से तैयार हो जाएगी बेटा। गे-लुसाक्स लॉ दैट इज क्वाइट सिंपल। गे-लुसाक्स लॉ। अब देखिएगा, इसी फॉर्मूले का हमें यहां यूज करना है। अब यहां हमने क्या किया? वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया। ये भी हमने किया था पहले, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिस्कस किया था ना। तो वैसा ही ये है कि हमने जो सिलेंडर है, पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर पत्थर रख दिया और हीट सप्लाई करते जाओ, लेकिन पत्थर की वजह से पिस्टन ऊपर आएगा नहीं। पिस्टन ऊपर आएगा नहीं तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो वहां वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये इस तरह से है बेटा कि ये हमारे पास सिलेंडर है, साइड वॉल को हमने क्या किया? नॉन कंडक्टिंग। ये पिस्टन है और पिस्टन के ऊपर हमने कोई प्लेटफॉर्म और इस पे बड़ा सारा पत्थर रख दिया, भारी पत्थर। अब हीट सप्लाई करते जाओ। हम हीट दे रहे हैं, लेकिन हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नो डाउट। मोशन बढ़ रहा है, कोलिजन बढ़ रहा है, फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ये ऊपर नहीं आ पाएगा, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इस प्रोसेस को हमने पहले भी डिस्कस किया था। दिस वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये सारा सीन क्या है? कांस्टेंट। तो P किस पे डिपेंड करेगा? C स्क्वेयर पे। और C स्क्वेयर किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप देख सकते हैं कि जो हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, मीन्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी डालते जाएंगे, कोलिजन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। फिर है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ बेटा। जरा सी हैवी है लेकिन बड़ी इंटरेस्टेड है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एवोगाड्रोस लॉ। हाँ जी, देखिएगा। एवोगाड्रोस लॉ क्या कहती है
कि हमारे पास दो कंटेनर है, हमारे पास दो कंटेनर हैं A एंड B, बोथ कंटेन डिफरेंट गैसेस। A और B दोनों में क्या है, गैस है। और फिलहाल ये हमने क्या कर रखी है, चारों साइड से आइसोलेट कर रखी है। मीन्स देयर इज नॉट एनी एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। तो इसके अंदर प्रेशर है P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, N1। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1। सिमिलरली इसमें प्रेशर P2 है बच्चे, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर है T2 और इस गैस के अंदर, इस कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, N2। N2 दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द सेकेंड गैस। अब देखिए हमें पता है P1 दैट इज 1/3 M1/V1 C1 स्क्वेयर। जैसा जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था ना कि P दैट इज इक्वल टू 1/3 M/V C स्क्वेयर ना, तो ये हमारा हो गया P1। एक बात। दूसरी बात P2 1/3 M2/V2 C2 स्क्वेयर। अब यदि हमने दोनों का प्रेशर किसी भी कंडीशन से सेम कर दिया, P1 को P2 के इक्वल कर दिया डिफ्यूजन वगैरह की वजह से, तो आप मुझे बताइएगा, ऐसा भी कर सकते हैं आप कि यदि हम यहाँ पे कंडक्टिंग वॉल लगा देंगे तो हीट एनर्जी का फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर की वैल्यू भी धीरे धीरे सेम हो जाएगी, तो प्रेशर वॉल्यूम में भी चेंज होता रहेगा। या और भी हमारे पास कई इलाज है जिसकी वजह से हम प्रेशर को सेम कर सकते हैं। तो यदि दोनों का प्रेशर P1 हमारा P2 के इक्वल है तो 1/3 M1/V1 C1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/3 M2/V2 C2 स्क्वेयर। ये कैंसिल हो गया। इफ दोनों का वॉल्यूम यदि सेम है, ये भी हमारे पास ही है, दोनों को हमने सेम वॉल्यूम का कंटेनर लिया तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो फिर M1 C1 स्क्वेयर अपॉन V इज इक्वल टू M2 C2 स्क्वेयर अपॉन V। V से V कैंसिल हो जाएगा, V से V हमारा कैंसिल होगा, तो हमें यहाँ मिलेगा M1 C1 स्क्वेयर M2 C2 स्क्वेयर। इसको हम कुछ और आगे बढ़ा रहे हैं अभी। भाई मैंने बोला कि हम डिफ्यूजन करवा रहे हैं दोनों के अक्रॉस, तो हीट एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो अब क्या है जरा देखिएगा, इसी को मैं ये लिख सकता हूं, M1 को लिखा N1 इंटू M1। स्मॉल m1 इज व्हाट, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, N1 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस A, और ये है C1 स्क्वेयर। इसको लिखा N2 M2 C2 स्क्वेयर। ये तो इक्वेशन होगी फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अच्छा जी, अब देखिएगा, एज काइनेटिक एनर्जी of each molecule that is directly proportional to temperature। तो पहली गैस के लिए हाफ M1 C1 स्क्वेयर और दूसरी गैस के लिए हाफ
m2c2 स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T2। फिर से देखिएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हमने तैयार कर दी। अब काइनेटिक इंटरप्रिटेशन में हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ फर्स्ट गैस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ सेकंड गैस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। लेकिन जो प्रोसेस, जो मेथड हमने अपनाया था जिसके माध्यम से प्रेशर वॉल्यूम सेम हो रहे हैं, तो फिर टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यदि दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हाफ m1c1 स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ m2c2 स्क्वेयर। हाफ से हाफ कैंसिल हुआ और हमें मिला m1c1 स्क्वेयर इज इक्वल टू m2c2 स्क्वेयर। ये इक्वेशन हो गई बेटा सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट हमने तैयार करी थी। इसके बाद फिर हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन का सहारा लिया। पहले गैस के हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, दूसरे गैस के हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, यदि दोनों का टेम्परेचर सेम है तो फिर ये इक्वल होगा। तो हमें इक्वेशन मिली सेकंड। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड वी गेट फर्स्ट बाय सेकंड, तो n1 m1c1 स्क्वेयर अपॉन m1 c1 स्क्वेयर इज इक्वल टू n2 m2 c2 स्क्वेयर अपॉन m2 c2 स्क्वेयर। तो n1 इज इक्वल टू n2। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि दोनों गैस का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सेम है तो दोनों गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम। इसका मतलब इफ वी हैव नंबर ऑफ गैसेस हैविंग सेम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, देन ईच गैस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारे पास 20 गैस है, अलग अलग कंटेनर में, सभी का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सेम है ना। तो यदि पहले कंटेनर के अंदर 500 मॉलिक्यूल है तो सभी में कितने कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 500। दिस वन इज नोन एज एवोगाड्रोस लॉ और एवोगाड्रोस कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना बेटा।